नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। सबकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे और साथ ही साथ जो जहाँ कहीं भी जुड़े हों, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सब उपस्थित हो सके। और फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर का धमाका और देखते हैं दिन भर की क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही है, जहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, बनने की संभावना है। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे और देखते हैं दिन भर के क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, शुरू करें। तैयार हैं सभी लोग? ठीक है, तो सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें और आइए सेशन की शुरुआत करते हैं कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। इसलिए हमें हारना नहीं है। एक बार हमने टारगेट सेट कर दिया तो अब उसको पाने के लिए हमें दिलो जान से मेहनत करते हुई चलनी पड़ेगी और ये मेहनत तब तक करते हुए चलना पड़ेगा जब तक हम टारगेट को अचीव ना कर लें। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है ना, एक एरिया है, एक शहर है जिसे मिराज शहर के नाम से जाना जाता है और ये संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए जो इसकी कला है इसके लिए मशहूर है। प्रश्न कह रहा है कि आखिर ये एरिया जो है, ये शहर जो है मिराज शहर, ये किस राज्य में है। रिसेंटली मिराज सिटी वाज अवार्डेड जीआई टैग फॉर इट्स आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इट इज इन विच स्टेट? और ऑप्शन है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका उत्तर दें। चलिए, इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, अगर हम बात करें है ना किसकी, मिराज शहर की, तो मिराज शहर कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है सांगली जिला, है ना। तो महाराष्ट्र का सांगली जिला जो है, इस सांगली जिला के अंतर्गत एक छोटा सा शहर है जिसे मिराज शहर के नाम से जाना जाता है। और ये शहर की विशेषता ये है कि ये वाद्य यंत्र जो है ना, संगीत से जुड़े हुए, विशेष तौर पर देखा जाए तो सितार, है ना, तानपुरा, इन सभी को बनाने में प्रख्याति हासिल कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो मूल रूप से सितार हो गया, है ना, उसके बाद तानपुरा हो गया। ठीक है, तानपुरा, ये सभी यहाँ पर बड़े स्तर पर बनाया जाता है और लगभग 300 वर्षों से, है ना, 1-2 वर्ष या 50 वर्ष नहीं हुए, लगभग 300 वर्षों से यहाँ के लोग जो हैं वो सितार तानपुरा बनाते रहे हैं। और इसकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए हाल ही में मिराज शहर को ही जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। बात करें जियोग्राफिकल इंडिफिकेशन की, है ना, यानी कि जीआई की, तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने दिनों के लिए, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा है, यहां पर नई नहीं है, लगभग 300 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और 7 पीढ़ियों से अधिक कारीगर जो हैं वो इन वाद्य यंत्रों को बनाने का काम करते रहे हैं। तो 7 पीढ़ियों से लोग जो हैं ये तार वाले वाद्य यंत्र को बनाते रहे हैं। मिराज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शहर में देखा जाए तो सितार और तानपुरा निर्माताओं
दोनों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो मोहसिन मिराजकर जो हैं ये यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। संस्था की बात करें तो संस्था के हिस्से के रूप में लगभग 450 से अधिक कारीगर जो है वो यहाँ पर कार्य करते हैं और सितार और तानपुरा सहित है ना विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उन सभी का निर्माण करते रहे हैं। तो इसी को हाल ही में ये जो सांगली जिला का छोटा सा शहर है मिराज है ना मिराज शहर, इसे जीआई टैग दिया गया है ना। अब यहां पर बात करें जीआई टैग क्या है, तो जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले जो उत्पाद होते इसको दर्शाता है ये, है ना। और इसके माध्यम से देखा जाए तो कोई भी वस्तु जो है जो विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसको प्रमोट करने का कार्य किया जाता है। अगर हम भारत में जीआई टैग की बात कर लें तो वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा विनियमित किया जाता है और इसी के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता रहा हो जो वहां से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हो तो उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि उसकी ख्याति जो है वो वैश्विक लेवल पर बढ़ाया जा सके। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया गया। वेयर वाज द सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। और ऑप्शन है आपका गोवा, गुजरात, ओडिशा या फिर लक्षद्वीप। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। सागर कवच एक्सरसाइज जो है हाल ही में इसका आयोजन कहां किया गया है। और सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर अवश्य ही करेंगे। चलिए यहाँ पर सभी लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, है ना। और ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपका लक्षद्वीप है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सागर कवच की बात करें ये जो एक्सरसाइज है ये हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वहां पर हमने आयोजन किया हुआ है। अब बात करें ये एक्सरसाइज आखिरकार किया क्यों गया, है ना, किसके द्वारा किया गया है। तो इस अभ्यास में देखें तो हमारी भारतीय नौसेना, है ना, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, इसके साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन से जुड़े हुए, उसके बाद सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी जितनी भी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सभी के सभी इस एक्सरसाइज में भाग लिए हुए हैं। अब बात करिए एक्सरसाइज हमने किया तो आखिरकार इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य जो रहा है वो समुद्र से उत्पन्न होने वाली जो असमित जो खतरे हैं इससे निपटने के लिए तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को मान्य करना है। क्योंकि आप सभी ने 26/11 का अटैक सुना होगा, ये इन्हीं तटीय क्षेत्रों से देखा जाए तो घुसपैठ किया गया और उतने बड़े आतंकवादी जो गतिविधि थी उसको अंजाम दिया गया, है ना। तो ऐसी गतिविधियां भविष्य में ना हो और हमारी तटीय सुरक्षा जो हो वो बेहतर हो, इसके लिए ऐसे एक्सरसाइज किए जाते रहे हैं। और इस अभ्यास में विभिन्न तटीय सुरक्षा हितधारकों के बीच बढ़ी हुई तैयारी, प्रतिक्रिया तंत्र, निगरानी क्षमता और समन्वय को देखा गया है। अब बात करें ये तट की बात करें, है ना, तटीय सुरक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि भारत जो है भारत एक उप महाद्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका दक्षिणी पार्ट जो है जो हमारा है ना यहाँ पर जो पेनिनसुलर इंडिया है ये लगभग समुद्र के किनारे बसा हुआ है और हमारे पास एक बहुत बड़ी तटीय सीमा भी है। और इन तटीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। इसमें से देखा जाए तो मुख्य भूमि में 5422.6 किलोमीटर हमारी मुख्य भूमि की तट सीमा है और इसके साथ साथ देखें तो 2094 किलोमीटर लंबाई के साथ द्वीपीय हमारे क्षेत्र जो है उसकी तट सीमा है। तो हमारे पास तटीय सीमा बड़े स्तर पर है और इसकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो हाल ही में सागर कवच अभ्यास जो है ये किया गया है मूल रूप से किस लिए, जो हमारी तटीय सुरक्षा है इस तटीय सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। When वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आप सभी के समक्ष 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सभी बताएंगे इसका उत्तर।
चलिए बहुमत जो है बी के साथ जा रही है, कुछ लोग 8 अप्रैल के साथ जा रहे हैं, जबकि इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 7 अप्रैल, है ना। 7 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बात किया था कि ये वो दिन है जिस दिन वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO जो है वो अपने अस्तित्व में आया हुआ था। तो वर्ष की बात करें 1948, और ये वही दिन है जिस दिन WHO जो है उसकी स्थापना की गई थी। और इसी दिन को याद करने के लिए, इसी दिन का सेलिब्रेशन के लिए हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये कब करते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसका मूल उद्देश्य क्या है ना? तो इसका मूल उद्देश्य जो है ना, कि स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और साथ ही साथ कल्याण के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से इसको हम सेलिब्रेट करते रहे हैं। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना का उद्देश्य ही ये था कि वैश्विक स्तर पर जो स्वास्थ्य मुद्दे हैं, स्वास्थ्य मुद्दे यहां पर बेहतर किया जाए और पूरे दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य किए कर सके। तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, इसका संविधान जो है वो अस्तित्व में आया था, है ना, कि ये किस तरीके से ये कार्य करेगा। बात करें भारत की, तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन जो है ना, वो कब? तो यही 7 अप्रैल 1948 को आया हुआ था। और भारत की बात करें तो 12 जनवरी 1948 को WHO से जुड़ा हुआ था। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO की हेडक्वार्टर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा, अब यहां पर दिवस की बात आ गई तो अन्य कई सारे महत्वपूर्ण दिवस है जहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि 5 अप्रैल की बात करें, 5 अप्रैल को हम है ना, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल हमने देख लिया विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 10 अप्रैल को हम विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल, ये है ना अप्रैल का महीना, और 13 अप्रैल हम कैसे भूल सकते हैं, जब वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जहां पर हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये है ना, इस दिन को 13 अप्रैल को हम जालियांवाला बाग नरसंहार याद करते इस घटना को। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मृति दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? एट व्हाट रेट has RBI kept the repo rate of the 7th consecutive time? और ऑप्शन है आपका 6%, 6.2%, 6.5% या फिर 6.75%। इसका क्या होगा सही उत्तर? बताएं सभी लोग। सिन्हा जी गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? चलिए सभी सी के साथ जा रहे हैं। 6.5% जो कि बिल्कुल सही उत्तर है ना। लगातार 6 बार तो हमने अपने चैनल पे ही किया था, 7वीं बार यहां पर कर रहे हैं। तो लगातार 7वीं बार जो रेपो रेट है ना, वो 6.5% रखी गई है। अब आइए यहां पर समझते हैं कि आखिरकार ये रेपो रेट है क्या, है ना। ये शक्तिकांत दास है जो वर्तमान में RBI के गवर्नर है ना। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये है कौन? तो ये वर्तमान में RBI के गवर्नर है। ठीक है, और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इनके द्वारा है ना जो प्रमुख ब्याज दर होते हैं, है ना, जो जैसे मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है,
तो उसी घोषणा में देखा जाए तो जो रेपो रेट रही है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और अभी भी इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया है। और इसको लेकर जो यहां पर वोटिंग करवाई गई थी इसमें बहुमत के साथ इसे पारित किया गया है। अब हम बात करें यहां पर, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो ये भारत का केंद्रीय बैंक होता है ना, इसी को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में बैंकों का संचालन या शीर्ष निकाय कहें तो वो आपकी आरबीआई हो जाती है। और रिजर्व बैंक जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, यहाँ की महंगाई को नियंत्रित करता है। पैसे जो है पैसे छापने की जिम्मेदारियां वो आरबीआई के अंतर्गत ही हो जाती है। वही हम बात करें आरबीआई की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। अब यहां पर एक शब्द आ गया है रेपो रेट, है ना, यहां पर बात करें तो रेपो रेट सामने आ गया है। अब रेपो रेट है क्या, आइए इसको समझते हैं, क्योंकि यहां से चूंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुए टर्म्स है और यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अगर हम बात करें रेपो रेट की, रेपो रेट है क्या, अगर इसकी परिभाषा समझे तो समझिएगा, रेपो रेट जो होता है एक प्रकार का ऐसा दर होता है जिस पर उस देश की जितनी भी अन्य वाणिज्यिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक से क्या करती है, उधार लेती है। जैसे हमें उधार लेना है तो हम कहां जाते हैं, हम जाते हैं अन्य ब्रांचेस में, है ना, जैसे विभिन्न प्रकार की जो बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, स्टेट बैंक, या फिर प्राइवेट संस्थानों में देखें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, एक्सिस। तो हमें लोन चाहिए तो हम कहां जाते हैं, इन बैंकों के पास जाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोन की आवश्यकता होती है किसको, इन बैंकों को। तो ये कहां से लोन लेगी, तो ये आरबीआई से लोन लेगी, है ना, केंद्रीय बैंक से। तो भारत के संदर्भ में केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक है। तो रिजर्व बैंक से धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक जो होती है ये पैसा उधार लेती है, और उधार लेगी तो इसको कोई ना कोई ब्याज दर देना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक जो इन बैंकों से ब्याज दर लेती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेपो रेट, है ना, इसको डबल आर कहा जाता है। तो रेपो रेट क्या हो गया, जब बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो होती है वो आरबीआई से पैसे उधार लेती है तो उस पर जो ब्याज आरबीआई वसूलती है उसी को रेपो रेट कहा जाता है ना। अगर बात करें, अब देखिए इससे होता क्या है, इसके माध्यम से बैंक जो है ना, आरबीआई जो है ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। अब कैसे दिखेगा, जैसे मान लीजिए, है ना, यहां पर दिखेगा मुद्रास्फीति की स्थिति में, यानी कि जब यहां पर महंगाई बढ़ रही है, क्या करेगी केंद्रीय बैंक की रेपो रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और रेपो रेट को बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा कि जो बैंक, केंद्रीय बैंक से यानी कि आरबीआई से जो उधार ले रही है इसको क्या होगा, हतोत्साहन होगा। जैसे मान लीजिए अभी 6.5% है ना, ये 7.5% कर दे तो कई सारे, जैसे यहां पर होता है ना कि अभी ब्याज सस्ता है तो हम क्या करेंगे, ब्याज कम है तो हम क्या करेंगे, घर वर खरीद लेंगे। लेकिन ब्याज अगर बढ़ जाए तो हम अपने आप को होल्ड कर देंगे। तो ऐसे ही जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई क्या करती है कि ये रेपो रेट जो है इस रेपो रेट को बढ़ा देती है ताकि बैंक यहां से लोन कम से कम लें और फिर मार्केट में पैसे कम पहुंचे, और इस तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, जब मार्केट में मुद्रा की कमी हो गई, है ना, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था चलेगा नहीं। आपके पास पैसा होगा तभी तो आप कुछ खरीदोगे, पैसे ही नहीं होगी तो कहां से खरीदोगे। तो जब मार्केट में पैसे नहीं होते तो फिर आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को कम करती है। तो बैंक का ब्याज दर कम लगा, लोगों को सस्ते ब्याज पर क्या करती है, पैसे उपलब्ध करवाती है, और ऐसी स्थिति में लोग लोन लेके चीजों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो यहां पर देखा जाए रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में लिक्विडिटी जो होती है, लिक्विडिटी को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और एक क्या हो गई, एक हो जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रेपो रेट क्या हो गया, जब बैंक आरबीआई से क्या कर रही है, यहां पर उधार ले रही है तो उस पर ब्याज दर जो मिल रहा है। लेकिन जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। ऐसे ही बैंकों में भी जब ज्यादा पैसे होते हैं तो वो कुछ समय के लिए आरबीआई में रख देते हैं।
और अब आरबीआई में रखेंगे तो आरबीआई भी वहां पर कुछ ब्याज देगी, जिसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो ऐसे टर्म्स बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे टर्म्स को भी हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा समझते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के द्वारा की जाने वाली हथियार निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। न्यूज़पेपर में बड़े स्तर पर यह आपको देखने को मिलेगा और चर्चे में रहा है, कई बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का हथियार निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दूसरा, यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि को दर्शाता है। और तीसरा, भारत वर्तमान में 85 से अधिक देशों को हथियार की आपूर्ति करता है। और कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ना। ऑप्शन आप सभी के समक्ष हैं, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल सही है ना, उपर्युक्त तीनों बिल्कुल है ना। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और आज भी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें भारत हथियार निर्यात की, है ना। तो अब भारत हथियार बनाता भी है और दूसरे देशों को बेचता भी है। और ऐसे कितने देश हैं, तो 85 से अधिक देश हैं जिसको भारत के द्वारा हथियार की आपूर्ति करवाई जा रही है। तो दो स्टेटमेंट तो हमारा यहीं पर सही हो गया। पहली बार क्या हुआ है, 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का हमने हथियार निर्यात किया हुआ है। और ये देखा जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि को दर्शाता है। और वर्तमान में भारत जो है ये 85 से अधिक देशों को हथियार की आपूर्ति कराता है ना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ऑल 3 ऑफ द एबव आर करेक्ट। ठीक, अब पूरी डेटा क्या है देखिएगा। ब्रह्मोस हम बड़े स्तर पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो भारत के जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में राजनाथ सिंह, और इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि भारत का अब हथियार निर्यात जो है पहली बार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तो बेच ही रहा है दूसरे देशों को। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के तोपखाने, बंदूक, इन सभी ऐसे जो भी हथियार है, इन सभी का निर्यात जो है इसका विस्तार कर रहा है ना। विभिन्न देशों को भारत के द्वारा सेल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है, इसमें हथियारों का निर्यात जो है 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देखें तो भारत का रक्षा निर्यात जो था वो 16,000 करोड़ रुपए का था। और 2024-25 तक हमने ये टारगेट रखा हुआ है कि अब हम 35,000 करोड़ रुपए तक का रक्षा निर्यात जो है यहां, इस टारगेट को हम क्या करेंगे, अचीव यहां पर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करें इसके साथ साथ, है ना, भारत के द्वारा हथियारों की आपूर्ति कहां कहां करवाई जाती है। तो हमने देखा कि 85 से अधिक देशों को भारत हथियारों की आपूर्ति करवा रहा है। और इसमें देखा जाए तो, है ना, इटली, है ना, यूरोपीय देश है इटली, उसको हम हथियार बेच रहे हैं, है ना। मालदीव हो गया, रूस, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल, स्पेन, चिली, इसके साथ साथ 85 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पर हम इन हथियारों को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, और ये वृद्धि देखा जाए 2013-14 में, है ना, 686 करोड़ रुपए का था और ये बढ़कर अब 21,083 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो एक दशक में हमने बड़े स्तर पर इसमें छलांग लगाई हुई है, लगभग 3 गुना से ज्यादा का छलांग देखने को मिलता है। ये आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, तो भारत में लगभग 100 के आसपास ऐसी कंपनियां हैं जो अब रक्षा उत्पाद है, इन सभी का उत्पादन कर रही है और साथ ही साथ निर्यात भी कर रही है ना। और आप सभी को पता ही है कि रक्षा उत्पाद में हाल ही में हमने यहां पर जो एफडीआई है, एफडीआई को 100% कर दिया है। यानी कि कोई भी देश चाहता है रक्षा उत्पाद यहां पर निर्मित करना, तो वो 100% यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हुए उसका उत्पादन कर सकता है। तो भारत ने इसमें भी डेवलपमेंट किया हुआ है। तो रक्षा निर्यात तो हमारा बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक चीज और भी पढ़ा हुआ था, कितना सब कुछ होने के बाद भी आज भी भारत जो है
वो हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है, क्योंकि इसका मूल कारण है पड़ोसी हमारे देश जो खतरनाक हैं। एक हमारा बिगड़ैल भैया है पाकिस्तान, और दूसरा जो सर के ऊपर है चीन, है ना। इन दोनों की वजह से भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ती है ना, शक्ति का विस्तार करना पड़ता है, और इसके लिए हथियार आयात किए जाते रहे हैं। और एक स्वीडिश थिंक टैंक कंपनी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिप्री कहा जाता है, और इसके द्वारा जो डेटा जारी की गई थी, इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा हथियार आयात अगर कोई, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात अगर कोई करता है तो वो अपना प्यारा भारत है। और पूरे दुनिया में जितना भी हथियार आयात किया जाता है उसका लगभग 10% भारत के द्वारा आयात किया जाता है ना। अब भारत वृद्धि कर रहा है, ज्यादा हथियार खरीद रहा है, तो पाकिस्तान पीछे कैसे रहेगा, है ना। तो पाकिस्तान और चीन से तनाव के कारण हमारी यहां पर वृद्धि हुई है। और वही पाकिस्तान की बात करें तो वो भी लगभग 4-5% का आसपास हथियार आयात यहां पर करते रहा है। ठीक है, रूस की बात करें तो रूस भारत का हथियारों की प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, और भारतीय हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी जो है वो 2009 से 13 में 76% था, जो अब घट के 36% हो चुका है। क्योंकि इसमें से देखें तो फ्रांस से हमने कई सारी चीजें जो है वो आयात की हुई है, और पहले हम रूस से ही ज्यादा खरीदते थे, लेकिन अब रूस के अलावे भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां से हम हथियारों की आपूर्ति यहां पर कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अमेरिका जो है, फ्रांस और अमेरिका, इन दोनों से सबसे बड़े स्तर पर हम हथियार यहां पर खरीद रहे हैं, है ना। और यहां पर देखा जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान दुनिया का 4.3% हथियार जो है वो यहां पर आयात कर रहा है, और इसके साथ ही पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो पहले नंबर पर क्या हो गया भारत, दूसरे पर सऊदी अरबिया, तीसरे पर कतर, चौथे पर यूक्रेन और पांचवें पर पाकिस्तान है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश बने हुए हैं। ठीक है, बढ़िया आगे। आइए अगला प्रश्न कि हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। Recently, Abdel Fattah al-Sisi has been sworn in as the president of which country? और ऑप्शन है आपका कतर, मलेशिया, बहरीन या फिर मिस्र। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो सफलता को ही अपना फ्रेंड बना लीजिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा, है ना। सफलता को अपना फ्रेंड बना लेंगे तो फिर पढ़ने में जो मजा आएगा वो मजा फिर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग इजिप्ट के साथ जा रहे हैं, मिस्र के साथ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है ना। अब्देल फतेह अल सीसी, जो पिछले वर्ष हमने गणतंत्र दिवस मनाया था, है ना, इन्हीं को हमने क्या किया था, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया हुआ था। और साथ ही साथ बात करें तो इनकी जो सेना भारत में आई थी, है ना, उन सेना के साथ हमने एक सैन्य अभ्यास भी कर लिया, जिसे साइक्लोन प्रथम नाम दिया था। और हाल ही में साइक्लोन द्वितीय, है ना, साइक्लोन 2 जो है वो हमने आयोजित किया हुआ है। तो ये आपके मिस्र के क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति बने हुए हैं, है ना। तो आइए इनके बारे में पूरी कहानी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये है अब्देल फतेह अल सीसी, है ना। और इनकी बात कर ले तो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस में देखा जाए तो ये बहुमत के साथ यहाँ के फिर से राष्ट्रपति बने हुए हैं, है ना। तो 2 अप्रैल 2024 को मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ लिया हुआ है, और अब ये 2030 तक मिस्र के राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्योंकि हमने देखा कि अब मिस्र के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये बढ़कर कितना हो चुका है, 6 साल हो चुका है। ठीक है, पहले 4 साल था, लेकिन अब इसको संविधान संशोधन के माध्यम से समय काल को बढ़ाते हुए 6 वर्षों का कर लिया गया है। ठीक है, तो अब ये 2030 तक वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। बात करें पहली बार, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि अब्देल फतेह अल सीसी जो है मिस्र की सेना में एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, और यहां पर जुलाई 2023 में जन विद्रोह के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे यहां पर मोहम्मद मोर्सी, उनको सेना के द्वारा अपदस्थ किया गया, और उसके बाद से ये एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर के सामने आए,
और उसके बाद से देखा जाए 2014 का जो चुनाव हुआ, इसमें पहली बार ये यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए थे। पहली बार पहले क्या था कि एक बार में लगातार 2 बार आप राष्ट्रपति बन सकते, 4 वर्षों का कार्यकाल था। तो 2014 में और दूसरी बार 2018 में बने, कार्यकाल खत्म हो गया तो फिर इनके जो प्रधानमंत्री थे उनको इन्होंने राष्ट्रपति बनाया और उन्हीं के कार्यकाल में संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्षों का कर दिया गया, है ना। और साथ ही साथ लगातार राष्ट्रपति बनने की सीमा जो थी उसको बढ़ाकर 3 कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए उसके पश्चात फिर से ये यहाँ के राष्ट्रपति बने, है ना, फिर से यहाँ के राष्ट्रपति बने और अब देखा जाए तो ये 2030 तक यहाँ की राष्ट्रपति रह सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि मिस्र का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, तो वैसा व्यक्ति मिस्र का राष्ट्रपति बन सकता है जो मिस्र में पैदा हुआ हो और जिसके माता पिता मिस्र के नागरिक हो और उसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष की हो। ऐसा व्यक्ति जो है वो मिस्र का राष्ट्रपति यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। याद रखेंगे अगर मिस्र की बात करें तो स्वेज नहर जो है ये मिस्र में स्थित है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये स्वेज नहर जब तक नहीं थी तब तक भारत से अंग्रेज जो हैं वस्तुओं का, देखा जाए तो जो वस्तुओं को अपने यहां लेकर जाते थे उसमें उतनी स्पीड नहीं थी, क्योंकि पूरा अफ्रीकी महाद्वीप जो है ये घूम के जाना पड़ता था। लेकिन जब यहां पर ये जो आपकी स्वेज नहर है, स्वेज नहर का उद्घाटन किया गया, अंग्रेजों की दूरी क्या हो गई, कम हो गई और भारतीय संसाधनों का दोहन बड़े स्तर पर अंग्रेजों ने यहां पर किया और भारत के सभी संसाधनों को इतना, है ना, इतना ज्यादा शोषित किया गया, इतना ज्यादा लूटा गया कि भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको टीन का चिड़िया बनाकर इन लोगों ने रख दिया। लेकिन फिर भी हमने पिछले 75 वर्षों में इतना डेवलपमेंट किया है कि उस ब्रिटेन को जो हमारी धन संपदा लूटते हुए दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुके थे, हमने उनको पीछे छोड़ते हुए हम उनसे आगे निकल चुके हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, है ना। यहां की बात करें मुद्रा की तो पाउंड यहाँ की मुद्रा है और अब्दुल फतेह अल सीसी जो है यहाँ के फिर से नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। Who has recently become India's top ranked chess player? और ऑप्शन है आपका डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद या फिर विश्वनाथन आनंद। बताएंगे सभी लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के शीर्ष रैंक वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने हुए हैं। और इतने सारे मैसेज कर करके डिलीट क्यों हो रहे। पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, केवल पढ़ाई पर ध्यान होनी चाहिए और कहीं कोई ध्यान नहीं होनी चाहिए। चलिए बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, बी अर्जुन एरिगेसी। और अर्जुन एरिगेसी जो है ये क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अर्जुन एरिगेसी अभी वर्तमान में भारत के शीर्ष रैंक के खिलाड़ी यहां पर बन चुके हैं, ठीक है। अर्जुन एरिगेसी की बात करें, ये है अर्जुन एरिगेसी। और देखा जाए इसके लिए क्या होता है, पॉइंट में, है ना, एक रेटिंग दी जाती है, ठीक है। और रेटिंग की बात करें तो 2756 रेटिंग के साथ ये भारत के शीर्ष खिलाड़ी बन के उभरे हुए हैं, है ना। तो भारत में देखा जाए तो भारत में क्या हो गया, भारत में शीर्ष खिलाड़ी ये बन के उभरे हुए हैं। लेकिन पूरा वैश्विक स्तर पर पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर, है ना, वैश्विक स्तर पर क्या रैंक है, तो वैश्विक स्तर पर इनकी रैंक जो है वो कौन सी है, 9वीं है, ठीक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, है ना, कौन है, तो विश्वनाथन आनंद, उनको भी पीछे इन्होंने छोड़ा हुआ है। और विश्वनाथन आनंद की बात कर ले, है ना, तो ये अब यहां पर 11वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर कौन, तो 9वें स्थान पर अर्जुन एरिगेसी है, ठीक है। तो इनका दुनिया में 9वां स्थान है, ठीक। और यहां पर देखा जाए विश्वनाथन आनंद जो है ये 11वें स्थान पर है। विश्वनाथन आनंद के बाद 18 वर्षीय आर प्रज्ञानंद जो है ना, वो बने हुए हैं। उसके बाद 17 वर्षीय डी गुकेश जो है वो बने हुए। फिर विविध संतोष गुजराती 19 वर्षीय। तो देखा जाए भारत में टॉप खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी, फिर यहां पर विश्वनाथन आनंद, उसके बाद आर प्रज्ञानंद, फिर डी गुकेश और फिर यहां पर विदित संतोष गुजराती। तो ये भारत के टॉप 5 चेस प्लेयर यहां पर बने हुए हैं। और देखा जाए एरिगेसी दुनिया में 9वें स्थान पर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये डेटा आप लोग याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर
कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? समुद्री सुरक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा या जनजातीय विकास? फिर से न्यूज़पेपर में आपको ये देखने को मिला था, और मैं बार बार बोलता हूं कि वहां से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं जो न्यूज़पेपर में कम से कम 2-3-4 बार आपको देखने को मिले। यानी कि बार बार अगर किसी न्यूज का जिक्र किया जा रहा हो न्यूज़पेपर में, अर्थात वहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, तो ध्यान में अवश्य ही रखिएगा, है ना। और इसके संदर्भ में हमने पढ़ा था कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन संकल्प, है ना। और इसके बारे में हमने कई सारी डेटा यहां पर पढ़ी हुई थी अभी हाल ही में, है ना। इसलिए चर्चे में रहा है 29 मार्च वाला कि हिंद महासागर में देखा जाए तो यही ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जो जहाज है जिसे समुद्री डकैतों के द्वारा लूट लिया गया था, है ना, इसको बचाया गया। और इसमें देखा जाए तो 23 पाकिस्तानी नागरिक भी थे, है ना। नागरिकों के चालक दल को बचाया गया जिसे सशस्त्र समुद्री डाकुओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तो ये जो हमने ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की है, इसके तहत कई सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पर कर चुके हैं, है ना। कई लोगों को, कई जहाजों को हमने यहाँ पर बचाया हुआ है। भारतीय नौसेना के अनुसार हम बात करें तो भारतीय नौसैनिक विशेषज्ञ टीमें वर्तमान में मछली पकड़ने की नौका से सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने हेतु उसकी समुद्री योग्यता की जांच कर रही है ना। घटना के समय देखा जाए तो घटना के समय मछली पकड़ने वाला जहाज सोक्रोटा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में था, और वहां से क्या किया गया, वहां से इसको रेस्क्यू किया गया और इसको बचाया गया। सोक्रोटा द्वीप समूह की बात करें, ये चर्चे में रहा है ना। तो सोक्रोटा, है ना, सोकोट्रा द्वीप जो है, याद रखिएगा, ये द्वीप समूह जो अदन की खाड़ी के पास उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर में है, और इस पर प्रभुत्व किसका है, तो यमन देश का, है ना। यमन जो है, यमन का प्रभुत्व है, और इसके आसपास देखा जाए तो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था जहां से लोगों को बचाया गया। अब बात करें ऑपरेशन संकल्प की, बड़े चर्चे में है, याद रखिएगा, है ना। तो ऑपरेशन संकल्प की बात करें, भारतीय नौसेना ने नौ परिवहन और व्यापार के लिए हिंद महासागर को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की हुई है ना। और अपने समुद्री सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री डकैती रोधी, है ना, जो जहाजें हैं वो हो गया, इसमें ड्रोन रोधी, मिसाइल रोधी, ये सभी प्रकार के अभियान को चला रखा हुआ है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा यहां पर भारतीय नौसेना को ना हो। भारतीय नौसेना के अनुसार देखें तो 23 मार्च 2024 तक उसने 110 लोगों की जान बचाई है ना, इस ऑपरेशन संकल्प के तहत। और इसमें से 45 भारतीय और 65 विदेशी नागरिक थे जिसको ऑपरेशन संकल्प के तहत हमने बचाया हुआ है। और हाल ही में भारतीय नौसेना की बात करें तो माल्टा पंजीकृत जो थोक मालवाहक जहाज थी जिसका नाम था एमवी रूवेन, इसको भी भारतीय नौसेना ने बचाया हुआ है, जिसको सोमालिया के समुद्री डाकुओं के द्वारा क्या कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। और भारतीय नौसेना ने यहां पर भी इसको यहां पर ऑपरेशन संकल्प के तहत बचाया हुआ है। जब ऑपरेशन संकल्प के तहत इतने सारे कार्य किए जा रहे हैं तो मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखिएगा, जून 2019 में ओमान की खाड़ी में जो भी व्यापारी जहाज थे जिस पर भारत का झंडा लगा हुआ हो, इन सभी जहाजों की सुरक्षा के लिए जून 2019 में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई थी। और डेट की भी बात करें तो 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा कार्य यहां पर शुरू किया गया था ताकि यहां से गुजरने वाले कोई भी जहाज हो, चाहे मालवाहक हो या नागरिक से जुड़े हुए हो, इन सभी को सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। और इसके तहत भारतीय नौसेना जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन कर रही है। ठीक है, अगला, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? Which has become India's largest port in terms of cargo volume? और ऑप्शन है आपका मैंगलोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल बंदरगाह। इसका उत्तर क्या होगा बताएंगे सभी लोग?
बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड न्यूज होगा तो मैं अवश्य ही कवर करूंगा। अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शंस को लेकर जब भी न्यूज़पेपर खोलता हूं ना, तो खोलते ही पहले बंद करने का मन कर देता है कि इलेक्शंस में ये उम्मीदवार जो है यहाँ इस पार्टी से इसमें गया, इसमें से इसमें गया, सब मुझे बड़ा बेकार लगता है ना। ये दल बदल जो है ना, दल बदल बहुत बेकार लगता है। और इलेक्शन से है ना 2-4 बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए यहां पर क्या है, चलिए कुछ लोग स्किप कर रहे, कुछ लोग पारादीप के साथ जा रहे हैं। और पारादीप हमने पढ़ा तो था है ना, पिछले सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा तो किया था, पारादीप बंदरगाह है ना। तो पारादीप बंदरगाह जो है ये कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन चुका है। और इसके संदर्भ में हमने क्या क्या देखा था, है ना। सबसे पहली बात की पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण जो है कहां पर है, उड़ीसा, है ना। और इसने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में जो पहले स्थापित था दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला, इसको विस्थापित करते हुए इस एरिया में ये सबसे बड़ा बंदरगाह बन चुका है। ठीक है, अब बात करें कितना इसके द्वारा यहां पर हैंडलिंग किया गया है, तो 2023-24 में पारादीप बंदरगाह जो 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो जो है इसको हैंडलिंग किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है ना। और इस आधार पर देखा जाए तो ये नंबर 1 पर आ चुका है। वृद्धि देखें तो 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर इसकी पूर्ण क्षमता की बात करें तो ये कितना है, 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की क्षमता इसकी है। और इस आधार पर ये भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग जो बंदरगाह है ये बन चुका है। पारादीप बंदरगाह कहां पर है, उड़ीसा में है। अब ऐसा क्यों हुआ आप देखिएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, बंदरगाहों की बात की, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन है वैसे ये बंदरगाह है। और इसने क्या किया था कि अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा माल को आकर्षित करने के लिए इसने अपने टैरिफ को क्या कर दिया था, होल्ड कर दिया था। जिसके कारण अभी वर्तमान में देश के सभी बंदरगाहों में अगर हम टैरिफ की बात करें तो टैरिफ के मामले में सबसे सस्ता है। क्योंकि इसने क्या किया था कि 2022 में ही इसने अपने टैरिफ को फ्रीज कर दिया गया था। फ्रीज का मतलब हो गया कि इसको बढ़ाएंगे नहीं, और जिस कारण से शुल्क जो है अभी सबसे सस्ता है। और जहां सबसे सस्ता होगा कार्गो सबसे ज्यादा वहीं पर पहुंचेंगे। अब बात करें पारादीप बंदरगाह की, तो इसकी स्थापना 1962 में उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन 1965 में है ना भारत सरकार जो है, भारत सरकार इसका स्वामित्व और प्रबंधन की जिम्मेदारी उड़ीसा सरकार से अपने हाथों में ले ली थी। 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार के द्वारा पारादीप बंदरगाह को एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया था। और ये उस समय 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया था। लेकिन वर्तमान में हमने बात की थी कि वर्तमान में 12 महत्वपूर्ण हमारे क्या है, बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह जो है ये बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है। और ये देखा जाए तो जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय बंदरगाह के तहत ये क्या करता है, कार्य करता है। और इसका संचालन जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। अब भारत में प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होते, एक गैर प्रमुख बंदरगाह होते हैं। अगर प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो इसकी संख्या क्या है, लगभग 12 है। और गैर प्रमुख की बात करें तो इसकी संख्या 200 से अधिक है। तो 12 कौन कौन से याद रखिएगा, है ना। तो पहला आपकी है ना चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। दूसरा वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। तीसरा जो है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। चौथा पारादीप बंदरगाह। पांचवा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। छठवां कोचिन बंदरगाह हो गया। सातवां न्यू मैंगलोर बंदरगाह। आठवां मोरमुगांव बंदरगाह। नौवां दीनदयाल बंदरगाह, है ना। 10वां जो है जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, है ना। 11वां जो है ये मुंबई बंदरगाह। और 12वां जो है ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो ये 12 वर्तमान में भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। और यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। Who has been recently elected as the president of Slovakia? और ऑप्शन है आपका पीटर पेलेग्रिनी, इवान कोरकोक, रॉबर्ट फिको या फिर जुजाना केपतोवा। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है। नवरात्रि की शुरुआत आज से है।
इसी में छठ भी आएगा, जिसे चैती छठ कहा जाता है ना। तो पहले लोग देखिएगा, छठ की बात करें, बिहार का महापर्व माना जाता है छठ को। पहले चैती छठ बहुत कम लोग करते थे, लेकिन अब चैती छठ की भी महत्ता बढ़ रही है। और पहले से कम पहले 2-3% लोग करते थे, आज लगभग 60 से 70% लोग जो हैं वो चैती छठ करते हैं, है ना। अच्छा, इसी में आपका बर्थडे भी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है इस महीने में, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति जो बने हैं, ये हैं बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, है ना। पीटर पेलेग्रिनी जो है, और ये यहाँ के 8वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, तो पीटर पेलेग्रिनी जो है, ये यहाँ के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाकिया के। यहाँ छठवा या 8वां है, देखते हैं एक बार, है ना। डेटा कल देखा था, आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ 6वें राष्ट्रपति है, माफ कीजिएगा। तो ये यहाँ के 6वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक, ये देखा जाए, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक टीम है जो राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार के अंतर्गत आती है, और दूसरा यहाँ पर पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार है। तो ये यहाँ पर थे इवान कोरकोव, इनको पराजित करते हुए पीटर पेलेग्रिनी जो है, ये यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, अब बात करें यहां पर, है ना, तो जो भी वोटिंग हुई थी चुनाव में, दिखेगा 98% से अधिक मतदान केंद्रों में जो मत पत्र थे उसको गिना गया, और उसमें से लगभग 54% वोट के साथ इन्होंने जीत हासिल किया हुआ है। अब बात करें यहां पर स्लोवाकिया की, तो पहले ये चेकोस्लोवाकिया के साथ ही था, लेकिन 1993 में इससे क्या हुआ, अलग हुआ, विभाजित हुआ। विभाजित होने के पश्चात एक स्वतंत्र देश के रूप में यह स्थापित हुआ, और उसके पश्चात पेलेग्रिनी जो है ये स्लोवाकिया के 6वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, तो 1993 में चेकोस्लोवाकिया से अलग होके एक नए देश के रूप में स्लोवाकिया की स्थापना हुई थी, और ये तब से 6वें राष्ट्रपति यहां पर बने हुए हैं, है ना। इनसे पहले देश की पहली महिला राज्य प्रमुख थी जुजाना कैपुतोवा। जुजाना कैपुतोवा का स्थान इन्होंने लिया हुआ है। तो यहां पर स्लोवाकिया की पहली, है ना, महिला राज्य प्रमुख जुजाना कैपुतोवा थी। अब उनके स्थान पर कौन आ गए, तो ये पीटर पेलेग्रिनी आ गए, जो कि देश के 6वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब बात करें यहां पर स्लोवाकिया के बारे में, तो इसकी राजधानी जो है वो है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है। बात करें इसकी, तो ये यूरोपियन यूनियन जो है उसका सदस्य है, जो 1 मई 2004 को इसका सदस्य बना हुआ था। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ का मुद्रा जो है वो यूरो है। ठीक है, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है। ठीक, तो आशा करता हूं सबको सेशन जो है बढ़िया लगा होगा, और सेशन बढ़िया लगा होगा तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्रतिदिन, है ना, ऐसे ही प्रतिदिन यहाँ पर करंट अफेयर के घटनाक्रम करते रहेंगे, और साथ ही साथ करंट अफेयर का रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आपके अपने जो यूट्यूब चैनल है, जहां पहले क्लास आपकी होती थी, वहां पर मिलेगा। वीकली करंट अफेयर वहां पर हम डिटेल में करेंगे, जो कि हर संडे को होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर हम वहां पर भी नहीं छोड़ने वाले हैं, और हर संडे को वहां पर हम वीकली करंट अफेयर करेंगे। बाकी डेली लाइव सेशन जो होगी आपको इस चैनल पर होगी। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कुमार आईएएस परिवार को आपने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, वैसा ही प्यार आप इसे भी दीजिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ आने का मूल उद्देश्य है कि यहाँ टीम थी, मैं नहीं था, और अपने चैनल पे मैं था, टीम नहीं थी, तो हमने क्या किया, एक साथ मिलके इस चैनल पर आ गए, जहां मैं भी हूं और एक बड़ी टीम भी है जो आपके लिए बेहतर कार्य यहां पर करेगी। ठीक है, ठीक है। और शाम को आपकी क्लासेस है एनसीईआरटी वाला, है ना, तो उसको मैंने शेड्यूल कर दिया है अपने चैनल पर, तो आप सभी लोग वहां भी अवश्य ही जुड़िएगा। क्योंकि एनसीईआरटी जो अभी 69वीं का पैटर्न रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर लिया है बीपीएससी ने, तो क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। तो सब लोग उसमें अवश्य ही आइएगा। 6वीं से स्टार्ट करते हुए 12th तक की सारी एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करवा दूंगा एक दिन, है ना, हर दिन एक चैप्टर जो होगी वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर शाम को। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते सभी लोग सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लाइक की संख्या बड़ी कम है, सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। जो भी अभी तक बेईमानी करके अपना लाइक बटन बचाए हुए हैं, सभी लोग क्या करेंगे, है ना, कि सभी लोग लाइक करके जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।